इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर टोटल 24% है तो भी ये सेकंड क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इनको 6% चाहिए, यहाँ पर भी 6% चाहिए मिनिमम, यहाँ पर भी मिनिमम 6% चाहिए और यहाँ पर भी मिनिमम 6% चाहिए। अब ये हो गया 24% और ये अब क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। हमने बात की थी कि नेशनल पार्टी बनने के लिए एक मिसिंग क्राइटेरिया है जो इस बुक में नहीं दिया गया है। अब हम उसी मिसिंग क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे। तो हमारे पास दो तरह के पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक वो जो किसी एक स्टेट में दिखाई पड़ते हों और हमारे पास वैसे पार्टी हैं जो बहुत सारे फेडरल यूनिट्स में दिखाई पड़ते हों या वो पूरे देश में या पूरे फेडरेशन में ही दिखाई पड़ते हों। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आपका अपने ही चैनल में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज और इसकी हम एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्टीज़ एंड स्टेट पार्टीज़। तो हम देखेंगे कि नेशनल पार्टीज़ होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए और स्टेट पार्टीज़ होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरियाज होने चाहिए। उसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ एक मिसिंग क्राइटेरिया के बारे में जो कि इस बुक में मेंशन तो नहीं है, लेकिन जब हम नेशनल पार्टीज़ पढ़ते हैं तो इस क्राइटेरिया को यूज़ करके बहुत सारे नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो आज के डेट में नेशनल पार्टीज़ बने हैं। तो हम उस मिसिंग क्राइटेरिया के भी बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम बुक में क्या क्या लिखा है उसको रीड आउट करें और समझें, उससे पहले हम समझेंगे कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी होने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हम नेशनल पार्टी को बेहतर तरीके से समझने के लिए किसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हम एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल पार्टी होने के लिए एक क्राइटेरिया जो कि इस बुक में नहीं दिया गया है, जो कि मिसिंग क्राइटेरिया है, उसको समझेंगे और फिर हम रीड आउट करेंगे अपने बुक को और देखेंगे कि हमारे बुक में क्या क्या लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है क्राइटेरिया टू बी स्टेट पार्टी एंड क्राइटेरिया टू बी ए नेशनल पार्टी। तो क्या है क्राइटेरिया? ए पार्टी that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. वहीं पर नेशनल पार्टी होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया लिखा है यहाँ पर? A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं क्राइटेरियाज को एक बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट पार्टी होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया चाहिए और नेशनल पार्टी होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट किया है ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टेट पार्टी होने के लिए जो क्राइटेरिया नंबर 1 है वो क्या कहता है? 6% ऑफ वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस इन ए पर्टिकुलर स्टेट। तो किसी भी स्टेट में जब विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं या उन्हीं को हम स्टेट असेंबली इलेक्शंस कहते हैं, तो वहाँ पर एक पार्टी को 6% या उससे ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए। तो ये हो गया क्राइटेरिया नंबर 1। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया नंबर 2, एंड एटलीस्ट 2 सीट्स इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। प्लस इनको 2 सीट्स मिलने चाहिए या 2 से ज़्यादा सीट्स मिलने चाहिए। ये 2 सीट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर इनको 2 या 2 से ज़्यादा एमएलएज चुनकर आने चाहिए। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी स्टेट में 6% वोट्स लेकर आती है या उससे ज़्यादा वोट्स लेकर आती है
एंड उसके साथ साथ वो 2 या 2 से ज़्यादा एमएलएज उसके चुन कर आते हैं, तो उसी को हम लोग एक स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नेशनल पार्टी होने के लिए कौन-कौन से क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो नेशनल पार्टी होने के लिए भी 2 क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ती है। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या कहता है? 6% वोट ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। तो जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर उनको कितना मिलना चाहिए? 6% या उससे ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए। तो ये क्राइटेरिया नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन है और ऑप्शन भी दिया गया है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता यहाँ पर, तो इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया जा सकता है। ये क्या कहता है? 6% वोट इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। तो जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं, तो वहाँ पर 4 प्लस स्टेट्स यानी कि 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में उनको 6% वोट्स मिलना चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया में हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ऑप्शन ये फुलफिल होना चाहिए या तो फिर ऑप्शन ये फुलफिल होना चाहिए। अब हम आते हैं क्राइटेरिया नंबर 2 पे। ये क्या कहता है? एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शंस। इसका मतलब यह है कि इनके 4 एमपीज चुन के आने चाहिए। एमपीज का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमने देखा कि स्टेट पार्टी होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया चाहिए और नेशनल पार्टी होने के लिए कौन सा क्राइटेरिया चाहिए। आइए अब हम नेशनल पार्टी के क्राइटेरिया को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। तो क्राइटेरिया नंबर 1 क्या कहता है? 6% वोट ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शंस। तो जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, तो वहां पर किसी भी पार्टी को कितना मिलना चाहिए? 6% वोट्स या उससे ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए। और लोकसभा में हम किसको इलेक्ट करते हैं? हम एमपीज को इलेक्ट करते हैं। एमपीज का क्या मतलब है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और क्राइटेरिया नंबर 1 में ही हम देखेंगे कि यहाँ पर और का ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन करना है आपको या तो फिर ये ऑप्शन करना है। यहाँ लिखा है 6% वोट इन असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग विधानसभा के इलेक्शंस भी कहते हैं, तो इन विधानसभा के इलेक्शंस में क्या होने चाहिए कि 4 स्टेट्स में 4 स्टेट्स कम से कम यहाँ पर इनको कितना मिलना चाहिए? 6% वोट मिलना चाहिए या उससे ज़्यादा वोट्स मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। एक है वेस्ट बंगाल, एक है तमिलनाडु, एक है महाराष्ट्र और एक है मध्य प्रदेश। यहाँ पर इनको कितना वोट्स मिलना चाहिए? टोटल 24%। आपको ऐसा लग रहा होगा, हाँ ये सही है, लेकिन इसको और डिटेल में समझेंगे। तो मान लीजिए कि अगर वेस्ट बंगाल में उनको 10% वोट मिला, तमिलनाडु में उनको 10% वोट मिला, महाराष्ट्र में उनको 2% वोट मिला और एमपी में उनको 2% वोट मिला, तो क्या वो पार्टी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है? नहीं, इस क्राइटेरिया को यहाँ पर ये फुलफिल नहीं कर रही। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर अगर टोटल 24% है, तो भी ये सेकंड क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इनको 6% चाहिए, यहाँ पर भी 6% चाहिए मिनिमम, यहाँ पर भी मिनिमम 6% चाहिए और यहाँ पर भी मिनिमम 6% चाहिए। अब ये हो गया 24% और ये अब क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। तो या तो ऑप्शन ये वाला ए या बी, ए या बी में से कोई एक ऑप्शन मीट करना जरूरी है। अब आते हैं हम क्राइटेरिया नंबर 2 पे। एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन, यानी कि यहाँ पर इनको 4 एमपीज चुनकर आने चाहिए। याद रखना है कि क्राइटेरिया नंबर 2 में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनके पास में, इनके पास कम से कम 4 एमपीज चुनकर आने जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी कि नेशनल पार्टी बनने के लिए एक मिसिंग क्राइटेरिया है जो इस बुक में नहीं दिया गया है। अब हम उसी मिसिंग क्राइटेरिया के बारे में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मिसिंग क्राइटेरिया को समझते हैं। इफ पार्टी इज रिकग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी
in at least 4 states it is also recognized as national party. तो अगर एक पार्टी 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज की जाती है तो उसको हम लोग नेशनल पार्टी भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर? तो चलिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है EBC पॉलिटिकल पार्टी। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसने 4 स्टेट्स में चुनाव लड़े। वो 4 स्टेट कौन से हैं? एक है महाराष्ट्र, एक है मध्य प्रदेश, एक है वेस्ट बंगाल और एक है तमिलनाडु। तो स्टेट पार्टी होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए? हमने देखा था कि वहां पर उनको 6% वोट्स मिलने चाहिए कम से कम, प्लस वहां पर उनको 2 MLAs होने चाहिए उस स्टेट में। सिमिलरली अगर MP में भी उस पार्टी को 6% वोट मिलता है प्लस वहां पर 2 MLAs उनको मिलते हैं कम से कम, साथ ही वेस्ट बंगाल में भी 6% या उससे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं प्लस उनके 2 MLAs हो जाते हैं वहां पर भी। सेम तमिलनाडु में भी 6% वोट्स मिलता है या उससे ज़्यादा मिलता है प्लस उनके 2 MLAs हो जाते हैं। तो अब ये जो ABC पॉलिटिकल पार्टी है ये महाराष्ट्र में भी एक स्टेट पार्टी है, MP में भी एक स्टेट पार्टी है, वेस्ट बंगाल में भी एक स्टेट पार्टी है और तमिलनाडु में भी एक स्टेट पार्टी है। अगर ये 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी के तरह रिकॉग्नाइज की जाती है तो इट मीन्स दैट नाउ दे आर ऑल्सो ए नेशनल पार्टी। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, मैंने ये मिसिंग क्राइटेरिया क्यों बताया है वो थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आपको और एक बात यहाँ पर याद रखना है कि बहुत सारे और क्राइटेरिया हैं जो आपके बुक में नहीं दिया गया, क्योंकि ये क्राइटेरिया जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये रेलिवेंट है आपके चैप्टर के हिसाब से, इसीलिए मैंने इस मिसिंग क्राइटेरिया को यहाँ पर बताया। तो चलिए देखते हैं कि इसका रेलिवेंस कहाँ पर है। यहाँ पर मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट नोट, सो इसको बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए अपने बुक में। तो जब हमने नेशनल पार्टी होने का क्राइटेरिया देखा तो क्राइटेरिया नंबर 2 में लिखा है कि वहाँ पर कम से कम 4 सीट्स होनी चाहिए, कहाँ पर? लोकसभा इलेक्शंस में, यानी कि 4 MPs होने चाहिए, राइट। लेकिन हम यहाँ पर 2 नेशनल पार्टीज देख रहे हैं, एक है आम आदमी पार्टी और एक है नेशनल पीपल्स पार्टी। हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो आम आदमी पार्टी है उनको सिर्फ एक सीट मिला है, कहाँ पर? लोकसभा इलेक्शंस में। इसका मतलब है कि ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है नेशनल पार्टी होने का, ये नेशनल पार्टी होने का सेकंड क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है। उसी तरह से जब हम नेशनल पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो इनको भी आप देखोगे कि सिर्फ एक ही सीट मिला है लोकसभा में। इसका मतलब है कि ये भी क्राइटेरिया नंबर 2 ऑफ नेशनल पार्टी मीट नहीं कर रहा है। अगर ये क्राइटेरिया नंबर 2 को मीट नहीं कर रहा है तो इन 2 पार्टीज को नेशनल पार्टी नहीं होना चाहिए, फिर भी यह नेशनल पार्टी है। क्यों? ये दोनों पार्टीज उस मिसिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसीलिए ये नेशनल पार्टीज हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है और नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So now let's start with what is written in the book. Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political parties. Parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of the federation. आमतौर पे वो डेमोक्रेसीज जहाँ पर फेडरल सिस्टम को प्रैक्टिस किया जाता है वहाँ पर हमें 2 तरह के पॉलिटिकल पार्टीज दिखाई पड़ते हैं। एक वो जो एक फेडरल यूनिट में नज़र आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान की अगर कोई पार्टी है तो वो राजस्थान तक ही सीमित है, तो ये एक तरह की पार्टी है जो सीमित है, किसी एक एरिया तक है। हो सकता है कि उसी तरह से यूपी की कोई पार्टी है जो यूपी तक ही सीमित है। तो इस तरह के पार्टी हमें नज़र आते हैं जो किसी एक फेडरल यूनिट में नज़र आते हैं। दूसरे टाइप का पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह के हैं
जो हमें बहुत सारे फेडरल यूनिट्स में नज़र आते हैं। हो सकता है कि वो यहाँ पर नज़र आ जाए, 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 यहाँ पर नज़र आ जाए। यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ये हो सकता है कि 5 या 10 स्टेट्स में देखने के लिए मिले हमें। हो सकता है कि ये पूरे कंट्री में ही दिखाई पड़े, हर जगह पे ये जो पार्टीज़ हैं वो हर एक फेडरल यूनिट में दिखाई पड़े। तो हमारे पास दो तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक वो जो किसी एक स्टेट में दिखाई पड़ते हों, और हमारे पास वैसे पार्टी हैं जो बहुत सारे फेडरल यूनिट्स में दिखाई पड़ते हों, या वो पूरे देश में या पूरे फेडरेशन में ही दिखाई पड़ते हों। This is the case in India as well. There are some country-wide parties which are called national parties. तो हमारे यहाँ पर भी इंडिया में हम इसी तरह का चीज़ देखते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ पार्टीज़ हैं जो पूरे देश में हमें देखने के लिए मिलता है, और इन सब पार्टीज़ को हम लोग नेशनल पार्टीज़ कहते हैं। These parties have their units in various states. इनके जो ऑफिसेस होते हैं वो बहुत सारे स्टेट्स में देखने के लिए मिलती है हमें। But by and large, all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level. हालांकि एक नेशनल पार्टी के यूनिट्स यानी कि उनके ऑफिसेस एक कंट्री में बहुत सारे जगह पर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन ये जो यूनिट्स हैं छोटे छोटे, ये जो अलग अलग स्टेट्स में दिखाई पड़ते हैं, वो कौन से पॉलिसीज़, कौन से प्रोग्राम्स और कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं जो उनका हेड ऑफिस डिसाइड करता है। मान लीजिए कि ये लाल रंग में जितने भी जगह आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये मान लीजिए कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कांग्रेस का ऑफिस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग राज्य में कांग्रेस की अलग अलग नीतियाँ होंगी, उनके अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, उनके अलग अलग स्ट्रैटेजी होंगी। इन सभी में एक ही तरह का प्रोग्राम, एक ही तरह की स्ट्रैटेजी, एक ही तरह का पॉलिसीज़ होगा, क्योंकि इनका जो हेड ऑफिस होगा, जहाँ पर भी मान लीजिए कि उनका हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो दिल्ली से ही सबको बताया जाएगा कि इन लोगों को करना क्या है इस देश में। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। तो हमारे पास जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा कहाँ पर? इलेक्शन कमीशन के पास। While the commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. वैसे तो इलेक्शन कमीशन सभी को इक्वली ट्रीट करती है, लेकिन वो पार्टीज जो कि बड़े हैं और जो कि स्टैब्लिश्ड हैं, बहुत सालों से चले आ रहे हैं और जिनका प्रेजेंस लार्ज स्केल में है, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है। किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है? दीज पार्टीज़ आर गिवन ए यूनिक सिंबल। इसका मतलब यह है कि पार्टी जिस तरह का चुनाव चिन्ह चाहती है, उनको उस तरह का चुनाव चिन्ह मिलेगा। आमतौर पे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे देते हैं, लेकिन जो लार्ज एंड एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ होती हैं उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपना कोई सिंबल दे और उसको इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज करे। ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज़ दैट इलेक्शन सिंबल। Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the Election Commission for this purpose. तो इलेक्शन कमीशन इन सब पार्टीज़ को रिकग्नाइज करती हैं, उनको एक यूनिक सिंबल देती है, उनको कुछ और फैसिलिटीज़ देती है, जैसे कि उनको फ्री मीडिया टाइम दिया जाता है। मीडिया टाइम का मतलब ये होता है कि नेशनल टेलीविज़न में उनको टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी पार्टी का प्रचार कर सके वहाँ पर। और इस तरह के फैसिलिटीज़ किनको दिए जाते हैं? जो रिकग्नाइज्ड पार्टी होते हैं। रिकग्नाइज्ड पार्टी का मतलब ये यहाँ पर दो है, एक या तो वो स्टेट पार्टी हो सकती है या तो वो नेशनल पार्टी हो सकती है। इन दो तरह के पार्टीज़ को रिकग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है और इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। दैट इज़ वाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। द इलेक्शन कमीशन has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats that a party must get in order to be a recognized party. तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही क्लियरली ये बताया है कि उनको कितने % वोट्स मिलने चाहिए, कितने सीट्स उनको मिलने चाहिए, ताकि वो एक रिकग्नाइज्ड पार्टी हो सके। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही देख लिया है। A party that secures at least 6%
of the total votes in an election to the Legislative Assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. तो ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेशनल पार्टी से रिलेटेड पॉइंट है और इसको भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो चलिए अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। According to this classification, there are 6 recognized national parties in the country as per notification of the Election Commission of India issued in 2023. तो अगर हम लोग नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो आज हमारे कंट्री में कितने नेशनल पार्टीज़ हैं? 6 नेशनल पार्टीज़ हैं एज पर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2023। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कि ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन से हैं और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेशनल पार्टी से, आम आदमी पार्टी, formed on 26 November 2012 following the 2011 एंटी-करप्शन मूवमेंट। तो 2011 में एक एंटी करप्शन मूवमेंट चल रहा था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, और इसमें कुछ बड़े बड़े लोग जैसे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जैसे लोग इस मूवमेंट को चला रहे थे। द पार्टी वॉज फाउंडेड on the idea of accountability, clean administration, transparency and good governance। तो इन लोगों ने जब पार्टी बनाई तो सोचा कि एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जहां पर बहुत ही कम करप्शन हो, इनफैक्ट नो करप्शन हो, ट्रांसपेरेंसी हो और सरकार को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे। इन द इयर्स आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, आप emerged as the second largest party in the Delhi Legislative Assembly elections। तो जब 2013 में दिल्ली में इलेक्शंस होंगे तो आप सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उभरेगी वहां पर। इट फॉर्म्ड ए गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट ऑल्सो emerged as the third front in the politics of Gujarat after 2022 गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो गुजरात में जब 2022 इलेक्शंस होंगे, वहां पर लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होंगे, तो ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी वहां पर। प्रेजेंटली आप फॉर्म्ड गवर्नमेंट्स इन पंजाब एंड दिल्ली। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट सिक्योर्ड 1 सीट इन द लोकसभा। तो इनके पास सिर्फ एक ही मेंबर है, ओनली 1 सीट इन द लोकसभा। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को क्लैरिफाई किया था कि इनके पास सिर्फ एक सीट है, फिर भी ये एक नेशनल पार्टी है। और वो क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे कि इन लोगों ने पंजाब, गोवा, दिल्ली और गुजरात में क्या किया है कि वहाँ पर ये स्टेट पार्टीज़ हैं। इन 4 स्टेट्स में ये स्टेट पार्टीज़ हैं, इसीलिए हम इसको नेशनल पार्टी भी मानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्टी की तरफ। सो द सेकेंड नेशनल पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी, दैट इज बीएसपी, फॉर्म्ड इन 1884 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। कांसीराम ने इस पार्टी को स्टार्ट किया था। सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज which includes the Dalits, Adivasis, OBCs and religious minorities। तो ये जो पार्टी है ये किसके लिए काम कर रही थी? ये काम कर रही थी दलित्स के लिए, आदिवासीज के लिए, OBCs के लिए और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज़ एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर। तो बहुजन समाज पार्टी किन बड़े बड़े लीडर्स के विचारों को मानती है? साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर, और उनके बताए रास्ते पे चलते हैं। और ये दलित एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये दलित अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं या लोअर क्लास अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। तो बहुजन समाज पार्टी जो दलित हैं और जो पिछड़ी हुई क्लास है
उसके इंटरेस्ट और उसके वेलफेयर के लिए लड़ती हैं लोग और उनको सामाजिक न्याय दिलाने का काम करती है। It has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi, and Punjab. Formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times. In the Lok Sabha election held in 2019, it polled out 3.63% of votes and secured 10 seats in the Lok Sabha elections. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बहुजन समाज पार्टी है इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया और पंजाब हो गया। इन्होंने बहुत बार यूपी में सरकार भी बनाई है डिफरेंट पार्टीज का सपोर्ट लेके। इसका मतलब है कि इन लोगों ने बहुत बार कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2019 इट पोल्ड आउट 3.63% ऑफ वोट्स एंड सिक्योर्ड 10 सीट्स। तो याद रखिएगा कि हमने कहा था कि मिनिमम 6% वोट चाहिए लोकसभा इलेक्शंस में, बट इनके पास नहीं था। अगर इन लोगों को लोकसभा इलेक्शन में 6% वोट नहीं मिला है, इसका मतलब ये है कि जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं यूपी में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, तो इन लोगों को 6% या उससे ज़्यादा वोट मिला है। तो इसी वजह से ये भी नेशनल पार्टी है। पर इनके पास 10 सीट्स हैं, हमारे पास 4 सीट्स का ऑप्शन था। सेकंड पॉइंट में हमने देखा था, तो 4 सीट से ज़्यादा है इनके पास में, 10 सीट्स हैं। तो इसलिए ये एक नेशनल पार्टी है और ये लोग दलितों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्टी की तरफ। सो द नेक्स्ट नेशनल पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, founded in 1980 by reviving the erstwhile Bharatiya Jansangh formed by Syama Prasad Mukherjee in 1951। तो इसकी शुरुआत होगी कहाँ से? 1951 से। तो उस समय बीजेपी नहीं हुआ करती थी, उस समय हुआ करता था भारतीय जनसंघ। और उसके बाद 1977 में हम देखेंगे कि जो बीजेएस है ये क्या करेगी, ये मर्ज होगी किसके साथ में? जनता पार्टी प्लस अदर्स के साथ में। और फिर फाइनली क्या हुआ कि 1980 में बीजेपी एज ए पार्टी विल इमर्ज। ओके, तो अगर हम बीजेपी की हिस्ट्री देखेंगे तो इनका जो रूट है ये कहाँ से मिलेगा हमें? भारतीय जनसंघ से। इनका विजन क्या है? वांट टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and अंत्योदय। तो ये चाहते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया को बनाया जाए और ये बिलीव करते हैं किस पे? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय में। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ये कहती है कि एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में, मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच में, प्रोग्रेस एंड ट्रेडिशन के बीच में। तो ह्यूमन बींग्स को हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक वेलबींग नहीं देख सकते कि ज़्यादा पैसा मिल गया, ज़्यादा अच्छे तरीके से रहने लगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो बहुत सारे और फैक्टर हैं जिससे एक ह्यूमन बींग की पहचान होती है। और उसके बाद यहाँ एक वर्ड दिया गया अंत्योदय। अंत्योदय संस्कृत वर्ड है, ये 2 वर्ड से निकल कर आया है। एक है अंत्या जिसका मतलब होता है लास्ट, और एक वर्ड है उदया जिसका मीनिंग होता है राइज और अपलिफ्ट। तो इसका मतलब है राइज ऑफ द लास्ट पर्सन। इसका मतलब ये है कि जो आखिरी इंसान है हमारे लाइन में उसका भी वेलफेयर होना चाहिए, उसकी भी भलाई होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका विकास करेंगे। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व is an important element in its conception of Indian nationhood and politics। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये एक पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडियोलॉजी है और ये बिलीव करती है
कि जो इंडियन आइडेंटिटी है इट शुड बी बेस्ड प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ हिंदू कल्चर एंड हेरिटेज। तो जो पूरा का पूरा कल्चर है इंडिया का वो हिंदू कल्चर हेरिटेज के हिसाब से ही बनना चाहिए। Want full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversions। तो इस पार्टी का कुछ और एम है। वो कौन कौन से एम है? जैसे ये चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को एक पार्ट बनाया जाए इंडिया का, इसको टोटली इंटीग्रेट किया जाए, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, एक सिविल कोड जो सारे धर्म सारे जातियों के लिए एक जैसा हो। और ये चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का रिलीजियस कन्वर्शन को रोका जाए, यानी कि कोई अपने धर्म को चेंज ना कर सके। और इनफैक्ट अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो इट गोज़ अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, क्योंकि सेकुलरिज्म आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपने धर्म को चेंज भी कर सकते हैं। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटैंशियली इन द 1990s, अर्लियर limited to north and west and to urban areas. The party expanded its support in the south, east and the northeast and to rural areas। तो हम देखेंगे कि पहले इनका जो बेस था वो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में था, और वहीं पर देखेंगे कि ये अर्बन एरियाज़ में इनका जो प्रेजेंस था वो ज़्यादा था। बट धीरे धीरे हम देखेंगे कि साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में भी और ये गांव के इलाकों में भी अपना प्रेजेंस को बेटर करेंगे। कम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज। तो ये पहली बार सरकार बनाएंगे 1998 में, और ये एक कोलिशन गवर्नमेंट होगी। emerged as the largest party in the 2019 लोकसभा elections, currently leads the ruling NDA government at the center। तो 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इनको 303 सीट्स मिले थे, यानी कि जो मेजॉरिटी होती है 272 उससे बहुत ज़्यादा। और प्रेजेंटली ये सरकार चला रही है, बिकॉज राइट नाउ वी हैव द NDA गवर्नमेंट विच इज़ एट द सेंटर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेशनल पार्टी। So the fourth national party is the Communist Party of India, Marxist CPIM, founded in 1964, believes in Marxism, Leninism। तो ये पार्टी फॉर्म की गई थी 1964 में, और ये किस आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है? मार्क्स के आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है एंड लेनिन के आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है। मार्क्स बिलीव करते थे कम्युनिज्म पे, और लेनिन जो थे ये बिलीव किया करते थे सोशलिज्म एज वेल एज कम्युनिज्म पे। सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो विचार तो बहुत अच्छे हैं। ये सोशलिज्म पे बिलीव करते थे कि ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट और सोसाइटी। वहीं पर ये सेकुलरिज्म पे भी बिलीव करते थे कि लोगों को रिलीजियस फ्रीडम मिले और सरकार रिलीजियस मैटर्स पे इंटरफेयर ना करे। ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं एंड दे वर अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो इम्पेरियलिज्म क्या कहता है कि आप किसी भी दूसरे कंट्री पे जाकर वॉर नहीं करोगे, लड़ाई नहीं करोगे और उनको अपने कंट्रोल में नहीं लोगे, ओके, अपनी दादागिरी नहीं दिखाओगे बेसिकली दूसरे कंट्री के सामने। एंड कम्युनलिज्म यानी कि आप धर्म के आधार पे किसी तरह का कोई भेदभाव, कोई दंगा नहीं करोगे। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। और ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं बहुत अच्छी चीज़ है, इससे लोगों को ये मौका मिलेगा कि वो उस तरह के सरकार को लेकर आए जो उनको सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दे सके, उनको सामाजिक न्याय दिला सके, उनको इकोनॉमिक जस्टिस दिला सके। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको कम किया जाना चाहिए। एन्जॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड द इंटेलिजेंसिया।
तो ये पार्टी हमें कहाँ कहाँ पर दिखाई पड़ती है? मेनली वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा में। और इनके फॉलोअर्स कौन है? जनरली द पुअर, जो गरीब लोग हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं और जो इंटेलिजेंसिया हैं। तो इंटेलिजेंसिया कौन है यहाँ पर? इंटेलिजेंसिया वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, लर्नड पीपल, द फिलोसोफर्स, द थिंकर्स, critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country. So they were critical about the new economic policy, जो policies हमने 1991 में start किया था, was in power in West Bengal without a break for 34 years. तो ये वेस्ट बंगाल में 34 years तक विदाउट ब्रेक रूल करेंगे। In the 2019 Lok Sabha elections, it won about 1.75% votes and 3 seats. तो हम देखेंगे कि जब 2019 का इलेक्शन आएगा तो इनको सिर्फ 1.75% वोट्स मिलेंगे और इनको 3 लोकसभा की सीट्स मिलेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, popularly known as the Congress Party, one of the oldest parties of the world, founded in 1885 and has experienced many splits. तो पार्टी का नाम क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। ये 1885 में इसको बनाया गया था और 1885 के बाद हम देखेंगे कि इस पार्टी में बहुत सारे स्प्लिट्स होंगे, बहुत सारे विभाजन होंगे। Played a dominant role in Indian politics at the national and state levels for several decades after India's independence. तो इंडियन पॉलिटिक्स में इनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। स्टेट लेवल पॉलिटिक्स, नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में हम देखेंगे कि इनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रहेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. तो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और ये 3 टर्म्स तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। इनका सपना था कि ये एक मॉडर्न इंडिया बनाए, एक सेकुलर इंडिया बनाए और एक डेमोक्रेटिक इंडिया बनी रहे, और ये सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री ना बने, ये एक रिपब्लिक भी बने। रूलिंग पार्टी at the center till 1977 and then from 1980 to 1989। तो हम देखेंगे कि 1947 से 1977 तक क्या रहेगा कि ये लोग रूल करेंगे फॉर 30 years। आफ्टर दैट 1980 टू 1989, और फिर हम देखेंगे कि 2004 से 2014 के बीच ये लोग एक गठबंधन की सरकार बनाएंगे। दे आर गोइंग टू फॉर्म ए कोलिशन गवर्नमेंट एंड दिस कोलिशन गवर्नमेंट विल बी कॉल्ड एज UPA। हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा था। आफ्टर 1989 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री। तो 1989 के बाद इनका जो सपोर्ट है, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इनका प्रेजेंस पूरे कंट्री में दिखाई पड़ेगा। कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स, चाहे वो किसी भी सोशल डिवीजन का हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी तरह का लैंग्वेज बोलने वाला हो, सभी लोग इसके सपोर्टर्स हुआ करते थे। ए सेंट्रिस्ट पार्टी, neither rightist nor leftist in its ideological orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker sections and minorities। तो कांग्रेस पार्टी ना ही लेफ्टिस्ट है ना ही राइटिस्ट है, ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। देखेंगे सेंट्रिस्ट पार्टी क्या होती है, और ये किस पे बिलीव करती है? सेकुलरिज्म पे एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज़। जब हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात करते हैं सोशल जस्टिस की। हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको कम किया जाए, और उसको कम कौन करेगा? सरकार करेगी। जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि सरकार बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए, हेल्थ केयर का ख्याल रखे, जो लेबर राइट्स है वो लोगों को मिले। ये चाहते हैं कि वीमेंस को भी उतना ही अधिकार मिले जितना कि मेन को मिलता है। और ये मेनली ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनका वेलफेयर हो।
दूसरी तरफ जब हम राइटिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो ये बिलीव करते हैं फ्री मार्केट पे, ये बिलीव करते हैं कैपिटलिज्म पे। फ्री मार्केट की जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि सरकार को किसी तरह से मार्केट में कोई दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये बिलीव करते हैं कैपिटलिज्म में। इसका मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लोगों के पास में, और ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बिजनेसेस पे कम इंटरफेयर करे। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो राइटिस्ट माइंडसेट के लोग हैं वो वैल्यू किसको करते हैं, हायरार्की। समाज में जो हायरार्की बनी हुई है उसमें बिलीव करते हैं। जो पावरफुल लोग हैं उनके ऑथोरिटी पे बिलीव करते हैं, और ये जनरली सोशल चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये आमतौर पे हम देखेंगे कि कुछ मेन पॉइंट्स मैंने बताया कि लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है। तो कांग्रेस ना ही राइटिस्ट ना ही लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को मानती है। ये बीच का एक रास्ता निकालती है और कहती है कि सभी का विकास होना चाहिए और सभी के लिए लाइफ बेटर होनी चाहिए। द आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद ए ह्यूमन फेस। तो कांग्रेस ने जब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए तो वो चाहते थे कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म से लोगों का फ़ायदा हो, ना ही सिर्फ कुछ लोगों का फ़ायदा हो। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 to 2019। In the 2019 Lok Sabha election, it won 19.5% votes and 52 seats। तो कांग्रेस का जो दबदबा था वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो मेन अपोजिशन पार्टी है। तो चलिए फाइनली चलते हैं लास्ट एंड द फाइनल, द सिक्स्थ नेशनल पार्टी की तरफ। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी formed in July 2013 under the leadership of P.A. Sangma। NPP is the first political party from Northeast India to have attained the status of a national party। तो ये पार्टी स्टार्ट कब हुई है? जुलाई 2013 में। किसके लीडरशिप में? P.A. संगमा के लीडरशिप में। और ये फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसे कि नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। It believes in diversity of the country and recognizes that different regions have different developmental challenges। तो बहुत ही अच्छी विचार है कि ये डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री पे बिलीव करते हैं और मानते हैं कि जो डिफरेंट इलाके हैं हमारे, वहाँ पर डिफरेंट डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं और उनको उसी तरह से टैकल करना चाहिए। द कोर फिलॉसफी of the party is education and employment to all as well as empowerment of all sections of the society। तो इनकी कोर फिलॉसफी क्या है कि सभी को शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले और जितने भी सेक्शंस हैं सोसाइटी के उन सबको एम्पावर किया जाए। इट फॉर्म गवर्नमेंट इन मेघालय एंड हैज़ प्रेजेंस इन मेनी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो इन्होंने मेघालय में सरकार बनाया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम देखेंगे कि इनका प्रेजेंस अच्छा खासा है। इन द लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड इन 2019 एनएनपी सिक्योर्ड 1 सीट इन द लोकसभा। तो इनको सिर्फ लोकसभा में 1 सीट मिला, यानी कि इनका सिर्फ 1 एमपी है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो हम देखेंगे कि इनका प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड एंड मेघालय। क्योंकि यहाँ पर 4 स्टेट्स में ये स्टेट पार्टी हैं, इसीलिए ये एक नेशनल पार्टी भी है। तो ये लास्ट नेशनल पार्टी था जिसके बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टेट पार्टीज़ के बारे में। अदर देन दीज 7 पार्टीज, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरर यहीं पर है। हमने 6 पार्टीज़ के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर एक टाइपो एरर है, यानी कि ये होना चाहिए 6, ठीक है, लेकिन बुक में आपके 7 लिखा गया है, तो इसको आप चेंज कर लीजिए। ओके, सो इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ हैं हमारे कंट्रीज़ में उनको हम लोग स्टेट पार्टीज़ कहते हैं। These are commonly referred to as regional parties। तो इनको हम लोग commonly regional parties कहते हैं। तो स्टेट पार्टीज़ को हम लोग रीजनल पार्टीज़ कहते हैं।
Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. क्योंकि ये रीजनल पार्टीज है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ अपने लोकल एरिया के बारे में सोचते हैं। ये पार्टीज हो सकते हैं कि पूरे देश के बारे में सोचते हो। Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. तो इनका प्रेजेंस बहुत सारे स्टेट्स में है, लेकिन ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। ये 2-3 राज्यों में ही सक्सेसफुल है। पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। तो समाजवादी पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी हो गया, ये नेशनल लेवल पे इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनके जो ऑफिसेस हैं ये बहुत सारे स्टेट्स में देखने के लिए मिलेगा आपको। सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट एंड तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्शियस अबाउट द स्टेट आइडेंटिटी। तो यहाँ पर हमने जितने भी पार्टीज देखें, दे आर कॉन्शियस अबाउट द स्टेट आइडेंटिटी। ये अपने स्टेट आइडेंटिटी को लेके बहुत ही सीरियस हैं। ओवर द लास्ट 3 decades, the number and strength of these parties has expanded. This made the parliament and India politically more and more diverse. तो पिछले 30-40 सालों में हम देखेंगे कि ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये जो स्टेट पार्टीज़ हैं, इनका पावर बढ़ा है, इनका रीच बढ़ा, यानी कि ये अलग अलग राज्यों तक जाने लगे हैं और ये अब पार्लियामेंट तक आ गए, यानी कि अब जो हैं इनके एमपीज़ पार्लियामेंट में आने लगे हैं। और इससे क्या हुआ है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था इंडिया के पार्लियामेंट में, अब उनको इंडियन पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलने लगा, यानी कि अब वो अपनी बात पार्लियामेंट में रख सकते हैं। नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर on its own a majority in the Lok Sabha until 2014. As a result, the national parties are compelled to form alliance with state parties. क्योंकि जो बड़े बड़े नेशनल पार्टीज़ थे उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अब उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, तो वो क्या कर रहे थे कि वो स्टेट पार्टीज़ के साथ मिलकर अलायंस कर रहे थे और फिर अलायंस बना के ये चुनाव लड़ रहे थे। Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition government. तो 1996 के बाद क्या हुआ है कि जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनका पावर बढ़ा है और 1996 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो नेशनल पार्टीज़ के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. तो जैसे जैसे स्टेट पार्टीज़ का रोल इंडियन पार्लियामेंट में बढ़ने लगा तो उससे क्या हुआ, उससे एक फ़ायदा हुआ कि इसने हमारे देश के जो फेडरलिज्म वाला स्ट्रक्चर है उसको बेटर किया है और हमारे डेमोक्रेसी को बेटर किया है। तो यानी कि स्टेट पार्टीज़ के पावरफुल होने से इंडिया की फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों ही बेहतर हुई है। सी द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर डिटेल ऑफ दिस पार्टीज़। तो चलिए इस मैप को भी देख लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से स्टेट पार्टीज़ हैं, उसकी एक झलक देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आप देख सकते हैं रीजनल पार्टीज़ इन इंडिया एज ऑफ 13 अप्रैल 2018। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टेट पार्टीज़ के नाम दिखाई पड़ेंगे। प्लीज़ गो थ्रू इट वंस, इसको देख लीजिएगा। वैसे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए आप एक बार जाकर इस मैप को ज़रूर देख लीजिएगा। So with this we come to the end of this video. In the next video we are going to learn about challenges to political parties.
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।